क्रमांक 1 टेबल सबके पास है? सब लोग दिए थे? कोई नहीं दिया था? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं देना है ना, समय खराब होता है और कहीं बनने न जाए ये भी खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, ये तो बहुत सरल है। फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स, फ्यूचर भविष्य, भविष्य मानव संसाधन, तो भविष्य में के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा है आपने, मानव संसाधन योजना। हर साल हम एक मानव संसाधन योजना बनाते हैं कि आगे हमको क्या काम करना होगा, मार्केट की क्या डिमांड होगी, उसके हिसाब से हम अपने काम में क्या परिवर्तन करेंगे, उस काम को करने के लिए हमको किस तरह के कर्मचारी चाहिए, है ना। अभी तक बनाते थे टीवी, अब काम नहीं चलेगा, बनाना पड़ेगा मोबाइल, फिर टैब, फिर उसको बनाने के लिए किस तरह के कर्मचारी चाहिए होंगे। ये है 4P मानव संसाधन योजना। तो पहला वाला बहुत सरल है, ठीक है। भविष्य लिखा है माने प्लानिंग करना है, भविष्य के लिए योजना बनानी है ना। पहला सरल है और दूसरा बहुत कठिन है। ट्रायल बैलेंस में वेज और सैलरीज को अगर एक साथ दिखाया गया, वेज और सैलरीज को अगर एक साथ दिखाया गया है, प्रश्न यही है, तो कौन से अकाउंट में उसको दर्शाया जाएगा? वो तो उत्तर बता ही दिया है आपने कल ही, कौन सी बुद्धिमत्ता का काम आप कर रहे हैं, काहे दिखाया जाएगा ये बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उन आय और व्यय को दर्शाते हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का अंग नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उस आय और व्यय को दर्शाते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट का अंग नहीं होते। आप ट्रेडिंग अकाउंट अभी जानते ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने अभी अकाउंटिंग आपको पढ़ाई ही नहीं, तो मैं पढ़ाऊंगा, है ना, परेशान नहीं होना है, अभी हम डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उस आमदनी और व्यय को दिखाते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाए गए। ट्रेडिंग अकाउंट में हम उस आय और व्यय को दिखाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, विनिर्माण से संबंधित। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर which are related with the manufacturing are shown in the trading account. तो जो मजदूरी है, वेजेस है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है ना। इसलिए वेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, लिखना है। Wages are shown in the trading account. Salaries are shown in the profit and loss account. Salaries are shown in the profit and loss account. ठीक है, लेकिन अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हुआ है, एक साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वो वेजेस है जिनका मैन्युफैक्चरिंग से संबंध नहीं है। मतलब ये सैलरी टाइप के वेजेस हैं। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। दो चीज क्लियर है। पर वो बोल रहा है कि सैलरीज और वेजेस को हम एक साथ अगर दर्शाए,
तो इसका मतलब ये वो वेजेस हैं, वो मजदूरियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड नहीं है। मतलब आपने अपने ऑफिस में झाड़ू पोंछा लगवाया, अपने कार्यालय में झाड़ू पोंछा लगाया, वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड नहीं है ना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में वो वेजेस आएंगे जो मजदूर को भुगतान कर रहे हैं, जो वहां लोहा पीट रहा है, जो सामान ढो रहा है, जो पैकेजिंग का काम कर रहा है, उसको जो मजदूरी आप दे रहे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। और ऑफिस में जो आप सैलरी दे रहे हैं अपने बाबुओं को, मैनेजरों को, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। पर आपने लिखा सैलरीज एंड वेजेस, मतलब ये वो वेजेस हैं जो ऑफिशियल काम में खर्चा हुआ है। हो सकता है आपने एक दिन मजदूर बुलाया हो कि सारा सामान उठा करके थोड़ा बाहर रख दो, पूरा टेबल वूबल नए सिरे से एडजस्ट करना है, वो कहीं मुंह करे कहीं कहीं मुंह करे, उसको आपने दिया उसको 50 रुपये, इसलिए आप सैलरी रेंज बोल रहे हैं। उस दशा में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा होगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वेजेस नहीं है। अगर वेज अलग लिखा होता तो कहाँ जाता, और सैलरी अलग लिखा होता तो प्रॉफिट एंड लॉस। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में, है ना। ए और बी भी आपको क्लियर हो गया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा। सी हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ना सैलरी जाएगी ना वेजेस जाएगा। जो आप वेतन का भुगतान किए वो ना आपकी देनदारी है और ना आपकी संपत्ति है। बैलेंस शीट में दो ही चीज रहती हैं, एक तरफ देनदारी मतलब जो देना है, और एक तरफ परिसंपत्ति आपकी, जो आप मजदूरी भुगतान कर दिए वो आपकी देनदारी है, दे दिए ना, दे दिए तो काहे की देनदारी, और एसेट तो हो ही नहीं सकती, मजदूरी आपकी काहे की एसेट है। पर अगर वेजेस नॉट येट पेड होता, यदि भुगतान योग्य मजदूरी लिखी होती, मतलब वो मजदूरी जो अभी आपने भुगतान नहीं की है और उसको भविष्य में भुगतान करना है, तब तो देनदारी बन गई ना, तो आपकी लायबिलिटी है ना। 40,000 रुपया अभी मजदूरी भुगतान नहीं किए हैं, देना है तो देनदारी बन जाएगी। उस दशा में ये लायबिलिटी सेक्शन में जाएगी। अगर भुगतान हो गई तो कोई समस्या नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं आएगी। लेकिन नहीं दिए हो अभी तो उधार है ना, तो लायबिलिटी है ना, देनदारी है ना, तो दिखाना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में आ गई? क्या है, नहीं आई? आ गई ना। मैं तुम्हारे यहाँ मजदूरी किया 3 दिन और तुम हमको पैसा नहीं दियो, बोलो कि अभी नहीं है, अभी 1 महीना बाद दे। तुम्हारे ऊपर कर्जा है कि नहीं है, देनदारी है कि नहीं है, लायबिलिटी है कि नहीं है, तो बैलेंस शीट में दिखाओगे ना कि इसको अभी 3,000 रुपये देना है। हो जाएगा ना, यहाँ बोली लागा कुछ नहीं बोल सरल। क्वेश्चन नंबर 2 कोई इशू नहीं है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेज हैं, अलग अलग तरीके हैं। सिमुलेशन एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताया था। सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन तो आप लोग जानते ही, वो जो आप लोग एक जमाने में वीडियो गेम खेला करते थे, अब आजकल उसमें खेलते हो, मोबाइल में खेलते हो, मेक माई टीम, वो पता नहीं कौन कौन सी टीम बना लेते हो। तो जो आप टीम बनाते हो वही आती है खेलने। आप यहाँ टीम बना देते हो, फिर बीसीसीआई होता है हाँ फलाने ये वाली टीम बनाएगी, यही भारत की तरफ से खेलेगी। सिमुलेशन एक्सरसाइज उसको कहते हैं जिसमें वास्तविक परिस्थिति का एक आभासी वर्चुअल कंप्यूटर पे, है ना, या कहीं किसी भी और तरह से आभासी परिदृश्य तैयार किया जाए। सबसे ज्यादा अच्छा सिमुलेशन कंप्यूटर में ही होता है, क्योंकि बाकी जगह सिमुलेशन अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ऐसे बंदूक लेकर के मुंह से बोलना पड़ेगा धड़ 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 धड़। और वीडियो गेम्स में ऐसे बटन दबा देते थे तो गोली चलने लगती थी धड़ 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 धड़, है ना। तो सिमुलेशन तो वही अच्छा होगा जो कंप्यूटर में है, पर कंप्यूटर के अलावा भी सिमुलेशन किया जा सकता है ना। वास्तविक स्थिति का निर्माण करना है। अब वो ये बोल रहा है कि एक ऐसी सिमुलेशन एक्सरसाइज जिसमें जो ट्रेनिंग लेने वाले लोग हैं, मान लीजिए कि 10 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं,
या मान लीजिए कि 12 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, भाग जाने में अच्छा रहेगा 12, इसलिए 12 कर दिया हमने। 12 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनको हम 4 टीमों में विभाजित कर देते हैं, है ना। और उनको फिर बोल रहा है सिमुलेटेड मार्केट, माने कि आभासी बाजार है। एक आभासी बाजार में अलग अलग कंपीटिंग फर्म्स का रोल दे देते हैं कि एक सीमेंट का बाजार है। अब सीमेंट के बाजार में तुम अल्ट्राटेक हो, तुम अल्ट्राटेक के मैनेजर हो, तुम 3 लोग, तुम लोग रिलायंस के मैनेजर हो, तुम लोग बिरला के मैनेजर हो। ऐसे ही 4 टीमां बना दीजिए अलग अलग, और उनको रोल प्ले करने के लिए कहिए, ठीक है। ये वाली ट्रेनिंग टेक्निक क्या करी जाएगी, ये बोल आपसे नहीं बनती, आपको नहीं पता, तो ऑप्शन दीजिए। इंटरव्यू वो तो नहीं है, रूल्ड आउट, ठीक है। इंसिडेंटल मेथड पढ़े हैं आप। इंसिडेंटल मेथड में आपने देखा था एक पूर्व में जो घटना हो चुकी है उस घटना का विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप बताइए लिया गया निर्णय सही था कि गलत था, और आप होते तो क्या करते। इंसिडेंस मेथड में एक रियल इंसिडेंस है, रियल इंसिडेंस है ना, जिसमें आपको बताया गया। क्लियर है? तो जाहिर है ये वो भी नहीं है, तो सी इज रूल्ड आउट। फिर डी है बास्केट मेथड। बास्केट मेथड में कुछ मुद्दे प्रशिक्षुओं को मुद्दों से परिचित कराने के लिए चिन्हित किए जाते हैं। कुछ मुद्दे प्रशिक्षुओं को उनसे परिचित कराने के लिए चिन्हित किए जाते हैं। अंग्रेजी वाला तो कोई नहीं बताया अभी, अभी हो गया करो भाई, अंग्रेजी वाले हम हैं, लिखो। ये एक्चुअली बास्केट मेथड नहीं है, इट इज इन बास्केट मेथड। बास्केट भी लिखिए ना, ये इन बास्केट मेथड, तो लिख लीजिए इन बास्केट मेथड involves placing a range of concerned issues in a basket to familiarize the trainee or the employee बास्केट नहीं है, टोकरी नहीं है, माने टोकरी भी आभासी है कि 6 मतलब आपको जो प्रशिक्षण का बिंदु है, मान लीजिए हम आपको मैनेजमेंट डिसीजन से संबंधित कुछ आपको सिखा रहे हैं, तो हम 6 प्रकार के मुद्दे चिन्हित कर लेते हैं कि जिनसे आपको परिचित कराना है, ठीक है। फिर उनके बारे में हम और आप बात करके, मतलब ट्रेनर और ट्रेनी मिल करके चर्चा करते हैं एक एक करके, 1 to 1, ठीक है। तो हमने आपको 6 मुद्दे लिख करके दे दिए कि भैया ये 6 मुद्दे हैं जिन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, हमने दे दिया आपको, तो आपकी टोकरी में चला गया। और अब आपको पता है कि ये 6 मुद्दों पर आज आपको जानकारी हो जानी चाहिए, राइट। तो हम एक इशू से चालू करते हैं, एक इशू पे हम चर्चा करते हैं। आप जब समझ जाते हो तो उस पर्चा को उठा के बाहर रख देते हो। द ट्रेनी पुट्स इट आउट ऑफ द बास्केट, इन बास्केट एंड आउट बास्केट। तो ट्रेनर क्या करेगा, ट्रेनर इन बास्केट करेगा, ट्रेनी आउट बास्केट करेगा। ट्रेनी को इशू समझ में आ गया,
So if the trainee is able to understand the issue, and when he is able to understand the issue, he puts it out of the basket. होगा, साहब ये वाली बात समझ में आ गई, अब इसकी बात ना करना है ना। अब चलो बाकी 5 के बारे में चर्चा करें। और इस तरह वो एक एक चीज बाहर रखता जाएगा। तो ट्रेनर ने 6 चीजें अंदर रखी थी, एक एक समझता गया, एक एक बास्केट से बाहर चल गई। ठीक है, इसलिए इट इज कॉल्ड बास्केट मेथड। यहाँ सिमुलेशन नहीं है, यहाँ नकल नहीं है। Simulation is in the business games. These are also called management games. इनको प्रबंधन खेल भी कहते हैं, बिजनेस खेल भी कहते हैं और प्रबंधन खेल भी कहते हैं। मैनेजमेंट गेम्स और बिजनेस गेम्स। मैनेजमेंट की जितनी भी मतलब ट्रेनिंग की जितनी विधियां है, कहते हैं सबसे ज्यादा मजा इसी में आता है। You are actually asked to act as a manager against the other competing firms. मतलब आप 4 टीमों में बटे हैं ना, और 4 टीमों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो एक्चुअल वो जो वीडियो गेम खेला करते थे कि वो भी बंदूक लिए खटखट खटखट मार रहा है और आप भी बंदूक लिए धड़ 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 मार रहे हैं। याद है आप लोगों के बचपन वीडियो गेम रहा होगा, है ना? बस आप समझ लीजिए, उसको खेलने में मजा आता था कि नहीं आता था? जो खेला होगा उसको मजा आया होगा, जो नहीं खेला होगा उसको नहीं आया। उसको खेलने में मजा आता था, लगता जैसे सही में युद्ध चल रहा था। उसमें तो हवाई जहाज भी सही सही में उड़ जाया करता, ऐसे दबा रहे हैं करके ऐसे गाड़ी चल रही है ना। तो ये सिमुलेशन एक्सरसाइज में सबसे एंटरटेनिंग इसलिए इसको कहते हैं कि वो चारों लोग एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं, ये मानते हुए कि ये इसके बाजार पे कब्जा करना है। तो अब हम कौन सी टेक्निक अपनाएंगे कि इसके बाजार पे कब्जा कर लें। ठीक है, इसलिए सबसे एंटरटेनिंग ट्रेनिंग विधि मानी जाती है मैनेजमेंट गेम्स और बिजनेस गेम्स। जाहिर है ये गेम्स वही खेल पाएगा जिसको पहले से ज्ञान होगा। मतलब ये हायर लेवल की ट्रेनिंग विधि है, ऐसा नहीं कि कोई नया नया बंदा आया तो उसको आप बोले कि तुम अल्ट्राटेक के मैनेजर हो और तुम रिलायंस के मैनेजर हो और चलो कुछ करो, तो वो कहीं किया कहा है पहले बताओ, फिर करेगा कहा है यह बताओ। मैनेजमेंट गेम्स वो खेलेगा जो कि प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है, जिसको शुरुआती सारी जानकारियां हैं, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 3 में जितनी भी विधियां लिखी हैं आपको समझ में आ गई। बिजनेस गेम्स क्या है, इंसिडेंस मेथड क्या है और बास्केट मेथड क्या है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्रमांक 4 में। चलिए रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या है। ये मोटिवेशन की थ्योरी है जो ये कहती है, बहुत सरल में, स्किनर का सिद्धांत है, वो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लर्निंग थ्योरी एंड वर्क्स ऑफ स्किनर। स्किनर ने मोटिवेशन के संबंध में रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी, हिंदी में कहते हैं प्रबलीकरण सिद्धांत। ये इनफैक्ट पुनर्प्रबलीकरण सिद्धांत री री लिखा है ना, इन्फोर्समेंट नहीं, इट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। यह भी से संबंधित है। आदमी को जिस काम को करने में सफलता मिलती है, मजा आता है, उसको बार बार करना चाहता है। और जैसे मान लीजिए कि आप आग को ऐसे छुए, जानते नहीं थे कि ये हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, तो आप ऐसे हाथ डाले आग में और हाथ जल गए तो हाथ खींच लीजिए। अब फिर से एक बार ट्राई करके देखो, अभी जलेगा जरी, हाथ है न डरी, हाथ है न डरी। दूध का जला छाछ सोचते थे कि हाँ दूध है एबल का कोई कहते इतना ही आए रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इतना ही है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी के 3 घटक हैं, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटिंक्शन।
आपने कोई काम किया, बहुत शानदार काम है, मैनेजर ने आपका कंधा थपथपाया, बोला कि कल की तुम्हारी छुट्टी, आज बहुत मेहनत की है तुम, तो फिर जब आप काम पे लौट के आएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर उतना ही काम करेंगे, क्योंकि उसका आपको रिवार्ड मिला। जिस काम को करने में आपको रिवार्ड मिलता है उस काम को आप बार बार करें, क्योंकि आपको पता है कि रिवार्ड मिलेगा, है ना। और जिस काम को करने में दंड मिलता है, हाथ जड़ेगा, उस काम को आप नहीं करते। धीरे धीरे अनवांटेड बिहेवियर आपके बिहेवियर पैटर्न से एक्सटिंक्ट होते चले जाते हैं, वो काम आप नहीं करोगे। धीरे धीरे करके आपको करते करते पता चल जाएगा कि ये वाला काम करने से घाटा है, हानि है, तो वो सब एक्सटिंक्ट होते चले जाएंगे। रीइंफोर्समेंट थियरी इतना ही होती है। इसका मतलब रीइंफोर्समेंट थियरी ये कहती है कि अब आप मैनेजर न हो तो आपको कैसे काम आएगी रीइंफोर्समेंट थियरी। अगर आप चाहते हो कि कोई आदमी, आपका कोई मजदूर, कोई सबऑर्डिनेट किसी पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर करे, तो उस बिहेवियर को करने पर, लक्ष्य को प्राप्त हो जाने पर रिवार्ड दो। रिवार्ड कुछ भी हो सकता है, रिवार्ड मटेरियल भी हो सकता है और नॉन मटेरियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो रिवार्ड जो कि सामने वाले को आनंद दे, जिसने काम किया, है ना। सामने वाला शाकाहारी है, बहुत बढ़िया काम किया, मस्त हो गया, चल आए तो का मुर्गा खवाई थे। ना बिहेवियर रीइंफोर्स तब होगा जब रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप होगा, उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, है ना, तब बिहेवियर रीइंफोर्स होगा। ठीक है। और अनवांटेड बिहेवियर पर पनिशमेंट दिया जाना है ताकि अनवांटेड बिहेवियर ना किया जाए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द अनवांटेड बिहेवियर विल फेज आउट ऑफ द बिहेवियर पैटर्न, बंद कर देगा वो धीरे धीरे। उसको पता है कि ये काम करने से दंड मिलने वाला है, तो नहीं करेगा, आप भी नहीं करोगे। आ गया? आ गई बात समझने की नहीं आई? इसका बेसिक मूल सिद्धांत ये है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है कई बार। आप कभी किसी के बताए से नहीं सीखते, जब भुगतते हो तब ऐसे ही है ना। आपको कोई कितना भी बताए कि आगे ना छुए, जल जाइए, तो आपको झूठ बोला कोई पक्का। जब कोप देखा तो धीरे से हाथ ऐसे डाल दिए चोरी। अच्छा जय जी हाँ, तब दोबारा न डालिए, फेंक के वो कहेगी नहीं हमने ये कोल्ड फायर है। आप कभी नहीं डालते। तो आदमी सीखता अपने ही अनुभव से है ना, दूसरों के बताने से आदमी कभी नहीं सीखता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी का मूल सिद्धांत ये, जब वो खुद करेगा आनंद आएगा तो रिपीट करेगा अपना बिहेवियर, दंड पाएगा तो बंद करेगा अपना बिहेवियर। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अगला वाला, क्या आप मुझे बता दीजिए। जब मैं आपको कहूं कि आप बता दीजिए, तो आप मान लीजिए कि लोचा है, क्योंकि उत्तर तो आपको पता है तो मैं पूछ कर रहा हूं। उत्तर तो आपको बता दिया गया है, बताया गया है ना, तो फिर मैं पूछ क्यों रहा हूं आपसे? ये बैलेंस शीट है।
लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो कुछ लिखा नहीं है, ये सब खाली है, कल्पना है। बाएं तरफ आपकी लायबिलिटीज हैं, ₹5,00,000 की इक्विटी है आपकी। इक्विटी माने, इक्विटी का मतलब वो शेयर जो आपने जारी किया, आपने अपनी कंपनी के शेयर जारी किए ₹5,00,000 के, आपने अपने शेयर होल्डर से ₹5,00,000 ले रखा है, ये आपकी परमानेंट लायबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा ₹1,00,000 आपने कहीं से और लोन लिया है, ये हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, ये बैंक से लोन हो सकता है, डिबेंचर से हो सकता है, बॉन्ड से हो सकता है, कहीं से लिए हैं, पर बहरहाल ₹1,00,000 का आप कर्ज लिए हुए, वो लायबिलिटी है, वो भी आपको लौटाना है। तो टोटल लायबिलिटीज आपकी ₹6,00,000 की हो गई, और एसेट्स आपके, आपने जो पैसा लिया है उससे जमीन खरीद की ₹1,00,000 की, और आपने ₹1,00,000 किसी को कर्ज दे रखा है, जो आपने कर्ज दे रखा है वो एसेट है ना, वो आएगा आपके पास वापस। तो ₹1,00,000 का आपका वो डेट आउटस्टैंडिंग हो गया, बाकी मशीनरी आपकी ₹4,00,000 की है। ये बस ऐसे ही है, दोनों तरफ का मिलाने के लिए। अकाउंटिंग का बेसिक सा सिद्धांत है, दोनों तरफ का टोटल बराबर होना चाहिए हमेशा, दोनों तरफ का बराबर होना हर हाल में। क्लियर है? ₹6,00,000 का हिसाब हो गया। अब वो यही बोल रहा है, ये आप हिसाब लगा के मुझे बता दो, तो आप लगा के बताओ ये नीचे वाले ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि इसमें बाकी लायबिलिटी जुड़ी नहीं, ये आपका कैपिटल, दिस मच इज योर कैपिटल। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ लायबिलिटीज होंगी, जैसे हमने कहा था वेजेस नॉट पेड, ₹1,00,000। ठीक है, इसके अलावा आपने लोगों से सामान खरीदा है, उसका पैसा नहीं दिया, पेमेंट ड्यू ₹1,00,000। अब ये पूरा हो जाएगा 8। ठीक है, वो इसको क्लासिफाई कर रहा है, वो कहता है कि ये आपकी लायबिलिटी है और ये आपका
कैपिटल। ये दोनों आपको लायबिलिटी साइड में दिखाना है, आपकी पूंजी और उसके अलावा की अन्य लायबिलिटी। ठीक है, अब आप देख करके बता दीजिए, अब आपको समझ में आएगा। अब आप ऑप्शन देखिए, आपको समझ उत्तर आपको बताया होगा। क्या बताया है उत्तर? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, वो अगर लिखा होता कि कैपिटल प्लस ये अदर लायबिलिटी, कैपिटल इज लायबिलिटी एंड अदर लायबिलिटी। अमेरिका में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में इसलिए कैपिटल के लिए कॉलम तीसरा खोलते हैं। हमारे यहाँ चूंकि दो ही कॉलम में सारे अकाउंट बनते हैं, अमेरिका में बैलेंस शीट तीसरे कॉलम में बनती है, 3 कॉलम। तो बगल में एक और अकाउंट खोलते हैं यहाँ पे, जहां लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, खैर उससे आपको मतलब नहीं, आपको तो भारत वाले। तो लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है कैपिटल आपकी, और ये कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। ये भी आपसे आगे बहुत पूछा गया है। ये पूंजी संरचना है। पूंजी संरचना में 4 चीजें आएंगी, 2 प्रकार की 4 चीजें आएंगी। 1 इज स्टॉक, इक्विटी। पहले नंबर पर है इक्विटी, है ना, ये शेयर कैपिटल है आपकी। पूंजी संरचना में पहली है इक्विटी और दूसरा है डेट। इक्विटी एंड डेट, ये है ना, ये आपकी पूंजी संरचना है। अब ये डेट 3 तरह का होगा, डेट फ्रॉम लोन, डेट फ्रॉम डिबेंचर एंड डेट फ्रॉम बॉन्ड्स। आपने बॉन्ड जारी किए, पब्लिक से लोन ले लिया, डिबेंचर जारी किए, पब्लिक से लोन ले लिया, या आपने बैंक से लोन ले लिया, या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया। ठीक है, तो 3 प्रकार का कर्जा होता है। ये पूंजी संरचना है, दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की गणना भी बहुत कठिन है, वो आपको समझ में आने वाली नहीं है, पर सवाल बहुत पूछता है, हर बार एक आध तो कहीं कहीं से लटका रहता है। एक धंधा चलाने के लिए आप वो ना हो गए हैं फाइनेंस मैनेजर ना है, पढ़े थे बीए हिस्ट्री, बन गए क्या फाइनेंस मैनेजर। तो आप इतिहास छोड़ दीजिए, अब आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये संरचना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी हमारी इक्विटी होनी चाहिए और कितना हमारा डेट होना। इस पर भी एक प्रश्न है, ये ही क्यों लें हम, ये क्यों न लें। मैंने आपको इसे बताया था अभी निकट भूत में कि हमेशा आपकी पूंजी ये लाभदायक है। पूंजी जब आप लेंगे तो कर्ज हमेशा लाभदायक है, क्योंकि जो आप कर्ज लेते हो उस कर्ज पर जो आप ब्याज देते हो उसको आप व्यय दिखा देते हो, एक्सपेंस दिखाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। तो प्रॉफिट आपका कम हो जाता है, तो आपको सरकार को टैक्स कम देना पड़ता है। लेकिन इससे ये जो इक्विटी और आपको टैक्स पहले देना पड़ता है, उसके बाद लाभांश पाते है ना। लेकिन समस्या ये है, इसको लाभांश तो तब बांटोगे जब लाभ होगा, लेकिन इसको तो ब्याज देना पड़ेगा, लाभ हो चाहे न हो, और न होगा तो तुम्हारी फैक्ट्री बेच के ये वसूल लेगा कर्जा। आई बात समझ में क्या। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना इक्विटी होना चाहिए और कितना डेट होना चाहिए।
ये हर धंधे के लिए अलग अलग, हर व्यवसाय के लिए अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन व्यवसाय का स्वरूप, पर इसका एक ऑप्टिमम मिक्सचर होता है कि कितना कैपिटल आपका ऋण का हो और कितना इक्विटी का हो। इक्विटी मतलब समझ गए ना, इक्विटी मतलब शेयर से प्राप्त हुआ कैपिटल, शेयर निर्गम करने से जो आपको पैसा मिला है वो इक्विटी है, ठीक है। वही स्टॉक कैपिटल भी कहलाता है, वही शेयर कैपिटल भी कहलाता है, वही इक्विटी भी कहलाता है, सब वही। खैर अभी ये नहीं, अभी तो आप इतना बस देखिए, तो ये तो सही है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। 2 लाख धन 6 लाख बराबर 8 लाख, एसेट्स बराबर 8 लाख। बी देखिए, एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, नहीं हो सकता, बी गलत है। सी में लिखा है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, 8 लाख माइनस 2 लाख बराबर 6 लाख। है कि नहीं है? तो काहे बोल रहे हो गलत? अब आप ऊपर वाले में देख लीजिए, गणित तो पढ़ते हो ना। ए पे लायबिलिटीज को बाएं तरफ ले जाएंगे तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल नहीं हो जाएगा। सी को हटा दीजिए, साधारण गणित है नहीं आ रही समझ? सिंपल मैथमेटिक्स है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। अगर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, अगर अब आप इकोनॉमिक्स कुछ नहीं जानते, फाइनेंस के अभाव में कुछ नहीं पता, आपको गणित भर पता है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, है कि नहीं है? अगर ए सही है तो सी भी सही है कि नहीं सही है? पर अब व्यापक बोल रहा है कि नहीं, ए बस सही है, तो आप गए तो वही भगवान तो वही है ना, जब कहीं तुम सही। क्लियर है? हाँ, एक बात सही है, जो सी है वो बैलेंस शीट का आधार सिद्धांत नहीं है। सी में जो लिखा है वो बैलेंस शीट बनाने का आधार सिद्धांत नहीं है। वो पूछ रहा है कि आधार क्या है उसका, तो आधार तो यही है कि लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स होना चाहिए। आधार तो यही है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। हाँ, गणित के हिसाब से सी भी सही, मैथमेटिक्स के हिसाब से सी भी सही है, पर बैलेंस शीट बनाने का आधार तो साहब यही है ना, कि बाएं तरफ हम दिखाते हैं पहले कैपिटल, मतलब पहले हम दिखाते हैं इक्विटी कैपिटल, उसके बाद बाकी सारी लायबिलिटीज, और इसका टोटल बराबर होना चाहिए एसेट्स के। तो उस दृष्टिकोण से 5 का ए सही है, और अगर ए सही है तो सी भी सही है। क्या दुखी हो गया क्या? अब 6 नंबर बहुत सरल है। सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया, चुनने की प्रक्रिया चयन, आकर्षित करने की प्रक्रिया रिक्रूटमेंट, आकर्षित करने की प्रक्रिया, फॉर्म भरने के लिए आकर्षित किया आपने, दैट इज भर्ती, भरने के लिए आकर्षित किया इज भर्ती। फिर उसमें से हमने एक आदमी का चयन किया, फिर चयन करने के बाद क्या किए?
नियुक्ति की, फिर अपॉइंटमेंट होगा, है ना। अपॉइंटमेंट करने के बाद क्या होगा, लिखा है प्लेसमेंट करेंगे। पहले आपकी एक कर्मचारी चयन मंडल चयन सूची जारी करेगा, इतने इतने लोगों को पटवारी पद पर चयनित किया जाता है ना। फिर अलग अलग जिला जो आपको मिलेगा, उस जिले से आपका अपॉइंटमेंट लेटर जारी होगा कलेक्टर के सिग्नेचर से, है ना। इनको पटवारी पद पर नियुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद फॉलोड बाय कि इनको त्योंथर तहसील का फलाना हल्का दिया जाता है, में पदस्थ किया जाता है। और कभी कभी इकट्ठे जारी हो जाता है, नियुक्ति और पदस्थापना आदेश कहते हैं। जब एक साथ जारी होगा तो अपॉइंटमेंट कम प्लेसमेंट लेटर हो जाएगा। क्लियर है, आरी बात समझे ना। पर सामान्य प्रक्रिया ये है कि पहले चयन करने वाली एजेंसी चयन सूची जारी करेगी, उस चयन सूची का अब नियुक्त करता एजेंसी देखेगी कि आदमी नियुक्त करने लायक है कि नहीं। तो जो फार्म भरना उसमें कोई चीज गलत ना भर देना। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ोगे तो भी नहीं जीत पाओगे कि गलती हुई रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की बहुत साफ और कई बार की रूलिंग है कि जिस आदमी को फॉर्म भरते नहीं आता है वो आदमी नौकरी करने लायक नहीं। और अगर कुछ गलत भरा है तो मानेंगे कि हम जानबूझकर छुपाई गई है सूचना, ठीक है। तो गलत कुछ नहीं भरना, जो भरना सही है सही भरना, और गलत भरना तो ऐसा गलत भरना कि कोई कल पकड़ने ना पाए। नहीं आप जानते तो है ही हैं, जो वेटिंग लिस्ट में होंगे वो अर्जी लगा देंगे कि साहब इसका EWS का प्रमाण पत्र गलत है। सबसे ज्यादा खतरा उसी में है। सबसे ज्यादा खतरा EWS के प्रमाण पत्र में है, इसका EWS प्रमाण पत्र गलत है। इसने रीवा शहर की अपना प्लॉट दिखा करके रीवा से बनवा लिया है। इसके पास गांव में 24 एकड़ जमीन परिवार में है। अब आ गए, नहीं पकड़े जाओगे तो नहीं पकड़े जाओगे। पर वेटिंग लिस्ट वाला तो फिर बायोडाटा ढूंढने लगता है ना, खासकर जो वेटिंग लिस्ट में 1 नंबर पे होगा वो तो प्राण लगा देगा, पूरा बायोडाटा ढूंढ डालेगा एक एक आदमी का कि केका निकाल दे हम पहुंच जाएंगे, है ना। आप बचोगे नहीं फिर किसी सूरत में। और जो कभी जोश आया हुआ होगा कहीं भी, और कहीं हाथ चल गया होगा या मुंह चल गया होगा, तो थाने में होगा लिखा। तो आप तो सोचे होंगे कि लिखा मार के बने कर लिए रहा, तो थाने में लिखा है। पुलिस पकड़ा या नहीं आई है, वे टाइम नहीं पाई थी, गाली उली हाथ एक आदमी हाथ मारे वाले का पुलिस के लिए फुर्सत नहीं रह पकड़ा। पुलिस तो मर्डर में परेशान रहती, जाएगा संबंधित थाने को तो वो फिर देखेगा अपना पूरा हिसाब किताब, बोले नहीं इसके खिलाफ तो FIR दर्ज है। जय श्री राम, सबकी तैयारी किनारे, चरित्र उत्तम नहीं पाया गया आपका, थाना में जाएगा जो आप पता दोगे वहां जाए। यूनिवर्सिटी में कोई केस है तो जिले में पहले जाता है ना, और फाइनली SP देता है। SP संबंधित थानों से जानकारी लेता है, जहाँ कहीं भी होगा सब जगह पता चलेगा। और आजकल तो सब कंप्यूटर में है। दुखी नहीं होना है, उसके आगे फिर तरीके हैं, परेशान नहीं। पहले सेलेक्ट हो जाओ फिर बताएंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन का मतलब अपॉइंटमेंट नहीं है, और जिन लोगों की सिलेक्शन लिस्ट जारी होती है सबका अपॉइंटमेंट नहीं होता है। अपॉइंटमेंट राज्य सरकार का अपना डिस्क्रिप्शन है, वो लिख देगी फलानी सलाह जो है इस कारण से नहीं मानी गई, काम खत्म। ठीक नहीं, अमूमन हो जाता है, फिर आपको चिंता नहीं करना। ऑर्डिनरली हो जाता है, दोनों सूचियां एक बराबर होती हैं। कहीं एक आध नाम किसी कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं, वो सामान्यतया पुलिस वेरिफिकेशन के कारण ही रिजेक्ट होते हैं, ये
या रॉन्ग डिक्लेरेशन दिखा दिए। तो खैर चलिए, तो पहला है आपका उत्तर हो गया ए, सिलेक्शन, ठीक है। और वैल्यूएशन तो तब होगा जब आप काम करोगे, काम का मूल्यांकन करेंगे, तो सबसे बाद में होगा। प्रश्न क्रमांक 7, ये खूब पूछ रहा है। Discounted cash flow falls under discounted cash flow criteria। बट्टागत नकद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत आता है। आपको पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी गेट्स डिस्काउंटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, है ना। 100 रुपया जेब में रख के घट के 99 रुपया हो जाता है। खोल के देखो तो उसमें 100 रुपया ही लिखा है, तो हो गया 99। पहला है अकाउंटेड रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटेड रेट ऑफ रिटर्न इज एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो आपने अपने खाते में लिखा है, अकाउंटिंग की ना, जो वास्तव में हुआ वो, उससे आपको ऐसे मतलब नहीं है प्रश्न का। एक होता है पे बैक पीरियड, भी आप जानते हो, अभी पिछले टेस्ट में पेपर में आया था ना कि हमने एक परमानेंट प्रॉपर्टी में, परमानेंट एसेट में, है ना, कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, वो हमको कितने साल में वापस आ जाएगा, वो पे बैक पीरियड का लगता है। मतलब आपने 5 लाख रुपए की जमीन खरीदी है किसी धंधे को करने के लिए, तो 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, कितने साल में ये पैसा आपको वापस आ जाएगा, दैट इज पे बैक पीरियड, ठीक है। पे बैक पीरियड तो बहुत सरल है, पिछले टेस्ट पेपर का सवाल पे बैक पीरियड पर ही संबंधित था, है ना। मैंने कहा था आपको कि ना बनता हो तो भी पीरियड इसी बस ऑप्शन में है, तो उत्तर यही होगा। अब दो हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशन, निवेश पर जो आपको रिटर्न मिलता है उसकी गणना कैसे करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, एक निवेश से होने वाले लाभ का, निवेश से होने वाले लाभ का बाहरी कारकों पर ध्यान दिए बिना गणना का तरीका है। इज अ profitability of an investment, is the profitability of an investment as compared to the investment without taking into account the external factors, without taking into the account the external factors। मैंने किसी धंधे में 1 लाख रुपया लगाया है, इस साल मुझे इसमें से 12,000 रुपये का फायदा हुआ। कुल कितना फायदा हुआ? 12,000 रुपये। दिस इज इंटरनल, ये है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत सरल है गणना करना, सबसे सरल है। इतना तो समझ में आ गया ना। मैंने 1 लाख रुपया लगाया था इस धंधे में, इस साल मुझे 12,000 रुपया मिला, दिस इज इंटरनल रेट।
What the question is? What the question is? 12,000 रुपये क्या 12,000 रुपये है? तो एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न जो है इट टेक्स इनटू द अकाउंट एक्सटर्नल फैक्टर है, वही रेट ऑफ रिटर्न ही है, एक्चुअल रिटर्न कितना है, बट टेकिंग इनटू द अकाउंट एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। यह बाह्य कारकों को भी गणना में लेता है, जैसे कि मुद्रास्फीति, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, पूंजी की लागत, ये वाली जो पूंजी है ये सेम की नहीं आई यार, ये कर्ज है, इसमें आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो रिटर्न जो लगाए हो ना वो रिटर्न नहीं है, उस 12,000 रुपये में 4,000 रुपया कर्जा का ब्याज देना पड़ेगा। मुद्रास्फीति चल रही है 7%, तो बचे को 7% और घटा दो, तब आएगा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। ये बात नहीं समझे क्या? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आपने सिर्फ इतना देखा कि हमको 12,000 रुपया मिला, हो गया, आप प्रसन्न हो गए, 12,000 रुपया मिला, पर एक्चुअली आपको 12,000 नहीं मिला है। आपके कैपिटल की एक लागत है, पूंजी की एक लागत, चलिए इसको हटा दीजिए आप, वैसे ही आपने कितना लगाया पैसा? 1 लाख रुपया, आपने पैसा लगाया 1 लाख रुपया, मिला आपको 12,000 रुपया, ठीक है। 12,000 रुपया 1 लाख रुपया पर मिला है, पर 7% की दर से ये अब घट के 11,700 रुपया हो गए। ये गणित पर लगा देना है ना, तो एक्चुअली आपका 11,700 रुपया, और ये जो 1 लाख रुपया है जो फंसा हुआ है, ये कहीं और लगाते तो ब्याज नहीं मिलता आपको। तो 1 लाख रुपया तो घट के 90,000 में हो गया है। अब 10,000 रुपया ये भी न घटाओगे तो कुल आपको 1,17,000 रुपया में मिला है। आप बड़े प्रसन्न थे, 12,000 मिला है। आ गया एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आंतरिक सुख के लिए कि आपको लगे कि हाँ इतना रुपया मिला, वास्तविक गणना नहीं करना है कि कितना रुपया मिला, क्योंकि वास्तव में तो हो सकता है घाटा हो गया। इतने कोई दिक्कत तो समझने में तो समस्या नहीं है ना। इन्फ्लेशन पैसा घटा देगा, सबसे बड़ा कारण तो इन्फ्लेशन ही होता है, जो कि घटाएगा ही घटाएगा आपके मूल्य को। और दूसरा जो हम हमेशा भूल जाते हैं, मैंने आपको बताया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ध्यान से रखिएगा, सदैव अवसर लागत। यहाँ हम लगाए हैं, अगर यहाँ न लगाते यहाँ लगाए होते तो कितना मिलता हमको? हम तो इतने प्रसन्न है कि 3% रिटर्न मिला। अरे भाई कल एफडी कह रही होते तो 6.5% मिला। कुछ ना करना पड़ता, कोई रिस्क नहीं होता, उठा करके स्टेट बैंक में एफडी कर देते, किसान विकास पत्र खरीद लेते, तो 7.5-8% कुछ मिलता ना ब्याज। और यहाँ तुम धंधा करके प्रसन्न हो गया, 6% रिटर्न मिला है। अरे यह 1,000 रुपया चुक गई 5 साल में, इस रिटर्न दर पे ये 1,000 रुपये तो निरंतर घट न रहा है। कहीं और होता तो बेचारा 8% बढ़ रहा होता। अब आप तो इसको जाम कर दिए हो यहाँ पे, और 12,000 रुपये हम प्रसन्न हैं कि 12,000 रुपया हमका फायदा मिल रहा है। फायदा होता कुछ नहीं मिल रहा था, घाटे में जा रहा है। तो सही तो आपको एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न में समझ में आएगा, पर एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न की गणना बहुत कठिन है ना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की गणना बहुत सरल है, इसलिए अमूमन लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही लगाते हैं और 12,000 में प्रसन्न रहते हैं कि खूब पाए, मजा आएगा। 7 नंबर, ठीक है।
इस प्रश्न का उत्तर डी होना चाहिए था, पर व्यापक ने सी बताया है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आपने बट्टा काटा ही कहाँ है? बट्टा तो कटेगा एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न। चले आगे, दुखी नहीं होना है आपको। अब आप एक ये सवाल देख लिए ना, अगर ये सवाल एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों में पूछा जाएगा तो आप उत्तर सी ही मार के आना, डी ना मार देना। पर आप दोनों रेट ऑफ रिटर्न का अंतर समझे रहना। अगर कहीं सवाल बदल देता है तो आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। पर अगर नहीं बदलता है तो माने यही प्रश्न अभी उसके क्वेश्चन बैंक में धरा हुआ है, तो फिर उत्तराव यह या धरा हो, वहां इतनी मेहनत करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो तो परेशान है कि किसी तरह क्वेश्चन बैंक बन जाए, तब ना इतने खतरनाक सवाल उठा करके ला रहा है। सिलेबस में का लिखे है जनरल मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड पूछा, स्पैन ऑफ कंट्रोल पूछा, हायरार्की पूछा, ये है जनरल मैनेजमेंट, ये जनरल मैनेजमेंट है। आप, मैं बता रहा हूं, आप चले जाओ कल सवेरे उठना और टीआरएस कॉलेज जाने जाना, जो कॉमर्स का प्रोफेसर होगा, सीधे उसके पास जाना और बोलना कि सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न के बीच का अंतर बता दीजिए। तो रीवा में विज्ञान वाणिज्य का सबसे बड़ा ज्ञाता कौन? वही ना है, उससे पूछ लेना। फिर उसके बाद सीधे जाना है एमबीए बिल्डिंग, और जो वहाँ के डीन साहब हैं उनसे पूछना कि सर आप अंतर बता दीजिए। वो नहीं बता पाए, भला बता दे तुम लोग बता देंगे तो आके मुझे बता देना कि सर वो बता दिए हैं, आप हार गए। तो मैं जल्दी से हाथ उठाऊंगा और हारी बोलूंगा। बाद में जानता हूँ नहीं बन जाते हैं दोनों से नहीं बनता है। 8 नंबर पे चलें। ये तो बहुत सरल है, बाकी जो 3 है वो तो कम्युनिकेशन के लिए बैरियर हैं। अगर आप ट्रांसलेशन गलत कर दोगे, जैसे कि व्यापम करता है ना, सबसे बड़ा उदाहरण एक का तो ये व्यापक खुद ही हिंदी एक समझे नहीं आवेगी कार्य। सी डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन, संचार सही ढंग से नहीं होगा तो साफ बात समझ में नहीं आएगी, और संदेश अगर बुरी तरह से कहा गया तो भी बात नहीं समझ में आएगी। तो बाकी 3 तो साहब बैरियर टू कम्युनिकेशन है। योजना कहाँ से बैरियर हो जाएगी, है ना? योजना तो बैरियर हो ही नहीं, इसलिए उत्तर बी ब्रावो। अब हो रहा है कि कच्चा मिलान का उद्देश्य क्या नहीं, देख लीजिए। ट्रायल बैलेंस को जब चाहे तब कुछ भी जो उसके मन में आता है वही अभी ना लिख दीजिए कच्चा मिलान। ए है अरिथमेटिक एक्यूरेसी, हम देखते देखते हैं डेबिट और क्रेडिट का दोनों तरफ का मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर है कि नहीं है ना। अगर बराबर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। ट्रायल बैलेंस जो नहीं जानते हैं वो अभी सिर्फ इतना जान लें कि बैलेंस शीट के ठीक पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर मैं बताऊंगा, दुखी होने की जरूरत नहीं है। सी देख लीजिए, ट्रायल बैलेंस एक्चुअली यही है, लेजर का संक्षिप्तीकरण। जितने लेजर आपने बनाए थे उन सब का फाइनल टोटल उठा करके आप ट्रायल बैलेंस में डालते चले जाते। तो ट्रायल बैलेंस खाता बही का संक्षिप्तीकरण ही है। अब आपका बचा बी और डी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आधार होगा ही, क्योंकि इसी में प्रॉफिट एंड लॉस का भी हिसाब आ रहा है, इसी में ट्रेडिंग अकाउंट का भी हिसाब आ रहा है, इसी में सारे हिसाब आ रहे हैं। तो इन्हीं के आधार पर आपका वित्तीय विवरण बनने वाला है, यही बैलेंस शीट बनाएगा। बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट वित्तीय विवरण है। इसके पहले किसी
पेपर पे डिस्कशन में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जर्नल बनता है, जर्नल के आधार पर लेजर बनते हैं, लेजरों का टोटल उठ करके जाता है ट्रायल बैलेंस में, फिर ट्रायल बैलेंस जहां बन गया वहां कंपनी का काम खत्म हो जाता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है जो वित्तीय विवरण तैयार करता है। वित्तीय विवरणों में पहला वित्तीय विवरण है बैलेंस शीट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है, और बैलेंस शीट एक्चुअली ट्रायल बैलेंस से उठ करके ही बनती है। जो ट्रायल बैलेंस है, तो नाम भी बता रहा है आपको, बैलेंस शीट का ट्रायल बैलेंस है, कच्चा चिट्ठा कहते हैं, और फिर इससे उठ करके बनती है बैलेंस शीट, जिसको कि चिट्ठा कहते हैं, है ना। तो कच्चा चिट्ठा चिट्ठा का आधार है। कच्चा चिट्ठा को सीए चेक करता है और वो सही हुआ तो उसी के हिसाब से बैलेंस शीट बना देता है। तो पहला वित्तीय विवरण तो ट्रायल बैलेंस पर ही बनता है। तो ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य वित्तीय विवरणों को बनाना है, ठीक है। पहला वित्तीय विवरण जो ये बताता है कि कंपनी का कुल लायबिलिटी कितना और कुल एसेट्स कितनी है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये तो ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलने वाला। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, एक तो आपको वर्तमान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा, वर्तमान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा, ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलेगा। दूसरा, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है ना, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये करंट प्रॉफिट के बारे में दिखाई नहीं रहा। एक व्यवसाय भविष्य में लाभदायी होगा कि नहीं होगा, ये ट्रायल बैलेंस कभी नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता कभी भी। तो डी तो नहीं ही है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो 9वें का उत्तर है डेल्टा।